वेलकम टू मार्केट माइंड्स क्लास फोर्थ। आज हमारी क्लास फोर्थ का नया सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक पुराना जो इम्पोर्टेंट है हम राइट्स इशू को समझेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझेंगे और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे, जिनका यूज करके कभी कभी कुछ बुरी कंपनियां भी अपने शेयर होल्डर को कन्विंस कर सकती है। सो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और राइट्स इशू के माध्यम से कैसे किसी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं कि वो कंपनी सही है, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर कंपनी है या नहीं। सो मैं बहुत इन डेप्थ इसको डिटेल में आपको नॉलेज आके बिल्कुल शॉर्ट और इजी में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आप इजीली अपनी ये फिनोलॉजी टिकर की वेबसाइट की हेल्प से कैसे इसको समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। क्योंकि हम जैसे ही इन क्लासेस में स्टॉक एनालिसिस आगे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उन क्लासेस में हम इन डेप्थ इसको समझ लेंगे कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और राइट्स इशू से कैसे बचना चाहिए और ऐसी कंपनियों का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। सो इन वर्ड्स का मीनिंग, इनको वेरीफाई कैसे करना है, इन कंपनीज को देखना कैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को कैसे देखना है, इस सेशन के मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो 10 मिनट का वीडियो होगा, हम इस वीडियो में ये चीज आज पढ़ेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग ये जो मैं अपन ये स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो रहा है उस पे जो जो कंपनियों के नाम दिख रहे हैं, तो आपको ये लग रहा होगा कि मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अपना लर्निंग पर्पज से है। ये जो भी वीडियोस, जो भी क्लासेस अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारा लर्निंग पर्पज से है कि ताकि इनके फाइनेंशियल रेशियोज से हम समझ पाए कि हमें इन रेशियोज को कैसे पढ़ना है, कैसे इनका एनालिसिस करना है। सो हम आज सबसे पहले राइट्स इशू की बात कर लेते हैं कि कोई कंपनी राइट्स इशू लाती है तो राइट्स इशू में नहीं अप्लाई करने का क्या फायदे और क्या नुकसान है। एक्चुअली राइट्स इशू में अप्लाई करना किसी भी शेयर होल्डर के लिए कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली वो उसके लिए नुकसानदेही होता है। सो राइट्स इशू लाने वाली कंपनी से आप बच के रहिए, ऐसी कंपनी में निवेश ना करें। बट राइट्स इशू को मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि आप राइट्स इशू लाने वाली कंपनी से कैसे बच सकते हैं और राइट्स इशू एक्चुअली होता क्या है। मैं एक एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा। दूसरा कि मैं आपको यहाँ पे राइट्स इशू लाने वाली कोई कंपनी है उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स स्टार्ट ऑन अवर। मैं आपको एक कंपनी का एनालिसिस बताता हूँ 2023 का। इसमें राइट्स इशू आया हुआ है, ओरिएंट ग्रीन पावर। ये आप फिनोलॉजी में सर्च पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसकी आप कैश फ्लो कॉर्पोरेट एक्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्प्लिट, बोनस और राइट्स इशू के आप ये टॉन्गल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। ये 18 अगस्त 2023 को 19 19 रेशियो 62 का राइट्स इशू लाई है। इट मीन्स कि ये 19 पे 62 का राइट्स इशू लाई है। इसका ऑफर प्राइस था 10 रुपीज पर शेयर। सो ऐसी कंपनीज जो राइट्स इशू लाती है, इसमें शेयर होल्डर का क्या फायदा या क्या नुकसान है। एक्चुअली फायदा इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको ये पहले ही बताया। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताता हूँ कि इसमें राइट्स इशू से कंपनी को एक्चुअल क्या फायदा होता है और इन्वेस्टर को या शेयर होल्डर को क्या नुकसान होता है। इस राइट्स इशू में अप्लाई करने वाले शेयर होल्डर को क्या नुकसान होता है और जो नहीं अप्लाई करते उनको क्या नुकसान है। लेट्स से एक एग्जांपल हम देखते हैं। मैं पीपीटी की मदद से आपको एक एग्जांपल बताऊं। सो ये हम पीपीटी के माध्यम से एक एग्जांपल देख रहे हैं राइट्स इशू का कि राइट्स इशू कंपनी के लाने का कंपनी के लिए क्या फायदा और शेयर होल्डर के लिए क्या नुकसान है। लेट्स से शेयर होल्डिंग परचेज 10 शेयर एट प्राइस 100। मतलब कि किसी शेयर होल्डर ने 10 शेयर 100 रुपीज की प्राइस पे इसने खरीदे। इसके 2022 का अपन एग्जांपल लेते हैं क्योंकि कंपनी 2023 में राइट्स इशू ला रही है और हम इस कोर्स को अभी 2023 और 24 में पढ़ रहे हैं। 2024 तो हमारा स्टार्ट हुआ है, 2023 हमारा फिनिश हुआ, तो हम 2022-23 की बात करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होगा। सो एक कंपनी थी जिसके 10 शेयर मेरे पास या आपके पास फिलहाल थे। उसका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर था, जो भी मुझे 6 रुपीज था। और इसके हिसाब से मतलब मुझे पर शेयर पे 6 रुपए का प्रॉफिट था। इसके हिसाब से मेरी अर्निंग हुई 60 रुपीज और मेरी टोटल होल्डिंग वैल्यू थी 1000 रुपए। मतलब 10 क्वांटिटी थी, 100 रुपए पर शेयर का प्राइस था और मेरी अर्निंग 60 रुपीज थी। मेरी 100 रुपए के हिसाब से इसमें जो होल्डिंग वैल्यू जो इसमें मैंने इन्वेस्ट किया था वो 1000 रुपए था।
अब आप देखेंगे मैंने 10 शेयर को ₹100 पर शेयर की प्राइस से खरीदा, ₹60 ₹6 पर शेयर पे मुझे प्रॉफिट था और टोटल मुझे ₹60 का प्रॉफिट हो रहा था। अब जैसे ही कंपनी राइट्स इश्यू लाती है और मैं राइट्स इश्यू में अप्लाई करता हूँ, लेट्स से कि मैं अपना एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो राइट्स इश्यू में कंपनी क्या है, एक ऑफर देती है। ऑफर इट मीन्स कि आप मेरी कंपनी के एक शेयर के बदले हम आपको 2 या 3 शेयर देंगे, या मैं अपनी कंपनी के एक शेयर के बिहाफ में आपको 2 शेयर दूंगा, तो अगर आप मेरे राइट्स इश्यू में अप्लाई करते हैं तो। सो 2023 में कंपनी राइट्स इश्यू लाई, मुझे इसने ऑफर दिया क्योंकि उसे और पैसे शेयर होल्डर से बोरो करने थे। तो कंपनी राइट्स इश्यू लाई, मैंने राइट्स इश्यू में अप्लाई किया तो 10 शेयर मेरे पास ऑलरेडी थे। मैंने इसके और 10 शेयर में अप्लाई किया, तो मुझे 10 शेयर राइट्स इश्यू के तौर पे मुझे मिले। तो मुझे टोटल एक 10 शेयर मैंने खरीदे और 10 मुझे राइट्स इश्यू में मिले। तो मेरे पास 20 शेयर मुझे नए मिले। सो मुझे 100 अब इसमें होता क्या है कि राइट्स इश्यू कंपनी, अब जैसे मेरे पास फिलहाल राइट्स इश्यू में एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी अपने ही कंपनी के शेयर को एक प्राइस क्राइटेरिया फिक्स करके कि मैं इतनी प्राइस पे इतने शेयर आपको एडिशनल दूंगे, या आप अगर राइट्स इश्यू में अप्लाई करते हैं तो आपको एक शेयर के बदले 50, एक शेयर के बदले 2 शेयर मिलेंगे और उसमें भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब जो शेयर की फेयर वैल्यू, आज की जो वैल्यू है जो मार्केट में ट्रेड कर रहा है, उससे 60% या 50% लेस प्राइस पे आपको एक शेयर खरीदेंगे तो उसके बिहाफ में आपको 2 शेयर मिलेंगे। सो लेट्स से हम देखते हैं एग्जांपल से कि शेयर की क्वांटिटी है, मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था 2022 में किसी कंपनी में, ये एग्जांपल ले रहे हैं ताकि मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊँ। ये एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे, अर्निंग पर शेयर मेरी ₹6 थी, टोटल अर्निंग मेरी ₹60 थी और उसमें मेरी जो होल्डिंग थी, टोटल इन्वेस्टमेंट था 10 शेयर में ₹100 के हिसाब से, वो मेरा ₹100 था। 2023 में कंपनी राइट्स इश्यू लाती है, मैंने राइट्स इश्यू में अप्लाई किया, तो सपोज मैं राइट्स इश्यू में अप्लाई करता हूँ, तो मुझे एक 10 शेयर के बदले कंपनी 10 शेयर राइट्स इश्यू में एक ऑफर दे रही है। तो मैंने 10 शेयर पे अप्लाई किया, 10 शेयर मेरे पास पहले थे, मैं राइट्स इश्यू में 10 शेयर के लिए राइट्स इश्यू में अप्लाई किया, जो 10 की क्वांटिटी के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे 10 शेयर एज ए राइट्स इश्यू में मिले। सो टोटल मेरे पास क्वांटिटी हो गई 30। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेरी क्वांटिटी हो गई 30, लेकिन राइट्स इश्यू में एक्चुअली होता क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट वही है, कंपनी ने एक साल में जो प्रॉफिट कमाया वही है, कंपनी की बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट 2022 में भी वही था, राइट्स इश्यू लाने के बाद भी प्रॉफिट कंपनी का वही है। लेकिन यहाँ पे उसने शेयर को बढ़ा दिया। अब कंपनी का प्रॉफिट वही है, तो वो मेरा शेयर का ईपीएस प्राइस बढ़ने वाला नहीं है। तो कंपनी राइट्स इशू लाई, लेकिन मेरा ईपीएस वही रहा। पहले मेरे 10 शेयर पे ₹6 का प्रॉफिट था, अब 30 शेयर यहाँ है और मेरा ईपीएस ₹2 हो गया। अब भी मेरी अर्निंग ₹60 ही है, क्योंकि अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 30 इंटू टू ₹60 होगी, और अब मेरी जो होल्डिंग वैल्यू थी वो हो गई ₹2000, क्योंकि पहले मैंने 10 शेयर पे जब 10 शेयर मेरे पास थे तो मेरे पास होल्डिंग वैल्यू थी ₹1000। अब मेरे पास यहाँ 10 शेयर मेरे पास थे और 20 शेयर मुझे राइट्स इश्यू में मिले, टोटल मेरे पास 30 शेयर हो गए। लेकिन मुझे अब टोटल इन्वेस्ट होल्डिंग किया है मैंने 20,000 रुपया। एक्चुअली होता क्या है कि राइट्स इश्यू लाइक कंपनी को पैसा राइज करना था, तो कंपनी राइट्स इश्यू लेके आया, और इसी कंडीशन पे मेरे पास शेयर तो बढ़ गए, शेयर की क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन मेरी ईपीएस और मेरा अर्निंग नहीं बढ़ा। तो इस कंडीशन में भी मेरा ईपीएस यहाँ पे 2 हो गया, क्योंकि इसने मेरे शेयर को डिवाइड कर दिया, और मेरा अर्निंग वही रहा, क्योंकि कंपनी का अर्निंग बढ़ा नहीं है तो मुझे कंपनी कहाँ से प्रॉफिट देगी, है मेरा ईपीएस कैसे बढ़ जाएगा। तो मेरा यहाँ ईपीएस कम हो गया और मेरा अर्निंग हो गया 2। सपोज लेट्स से नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मैं राइट्स इशू में अप्लाई नहीं करता हूँ, तो जो मेरा बिफोर था वो यही प्राइस था, राइट्स इशू अप्लाई करने का प्राइस में मैंने ₹2000 मेरे होल्डिंग वैल्यू हो गई, और मेरे पास 30 शेयर आ गए, लेकिन मेरा ईपीएस वही रहा, और मेरा जो अर्निंग पर शेयर था वो भी ₹60 ही रहा। लेकिन अगर मैं राइट्स इश्यू में नहीं अप्लाई करता हूँ, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैं नहीं अप्लाई करता हूँ तो मेरे बिहाफ में या मेरे अलावा कोई दूसरे लोग हैं वो तो राइट्स इश्यू में अप्लाई करेंगे। तो 2023 में राइट्स इश्यू आया, मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मेरी अब क्या हुआ कि मैंने अप्लाई नहीं किया लेकिन किसी और ने तो किया, तो कंपनी का ईपीएस यहाँ डाउन हो गया, 10 शेयर पे ₹2 आ गया। और यहाँ मैंने अगर राइट्स इश्यू में अप्लाई नहीं किया तो यहाँ मेरा प्रॉफिट घट के पहले मेरे ₹60 का प्रॉफिट था। अब अगर मैं राइट्स इश्यू में अप्लाई नहीं करता हूँ तो मेरा यहाँ प्रॉफिट होता है, हो जाता है ₹20, और अब मेरी होल्डिंग होती है ₹1000।
सो अगर मैं राइट्स इश्यू में अप्लाई करता हूँ, तो मेरी होल्डिंग मुझे इन्वेस्ट इसमें ज़्यादा पैसा करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मैं राइट्स इश्यू में अप्लाई नहीं करता हूँ, तो भी मेरा नुकसान है। सो कोई कंपनी अगर राइट्स इश्यू लाती है, तो इसमें शेयर होल्डर अप्लाई करता है, उसे भी नुकसान है। अगर राइट्स इश्यू में अप्लाई नहीं करता है, उसे भी नुकसान है। सो मैंने आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको राइट्स इश्यू बेटर वे में समझा दिया होगा कि राइट्स इश्यू किसी शेयर होल्डर के लिए कितना नुकसानदेह और कितना फायदेमंद है। सो फायदेमंद तो इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। सो आप कोई कंपनी राइट्स इश्यू लाती है या ऐसी कंपनी है जो राइट्स इश्यू बार-बार आती है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचें और ऐसी कंपनी का एनालिसिस आप राइट्स इश्यू में या कॉर्पोरेट एक्शन पे जाके देख लें। दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से भी हम कैसे कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे देखते हैं हम पी&एल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी क्या बताती है, आपकी नेट सेल्स दिखाती है, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो कंपनी के खर्चे हैं साल भर के वो दिखाती है, टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाती है, अदर इनकम्स, इंटरेस्ट कितना उसने पे किया, कंपनी की क्या डेप्रिसिएशन वैल्यू, डेप्रिसिएशन मतलब कंपनी की मशीनरी कि जो टाइम के साथ भाव घटते हैं या कंपनी की मशीनरी ओल्ड हुई या कंपनी का सामान पुराना हो गया, तो इस चीज को कहते हैं डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पशन आइटम क्या है, प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रोविजनल फॉर टैक्स कितना है, नेट प्रॉफिट क्या है और एडजस्टेड ईपीएस क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद का है कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है। ये दोनों कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही देख पाएंगे कि कंपनी कितना कैश जनरेट कर पा रही है अपने पूरे बिजनेस के बाद। सो हम कम यहाँ हिंदुस्तान एचयूएल के केस में ही देखते हैं। एचयूएल एक बहुत बड़ा कंपनी है, एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसका आरओई आरओसी काफी अच्छा है। सो इसका हम पीएनएल स्टेटमेंट देखते हैं। सो पीएनएल स्टेटमेंट देखने के लिए क्या होता है, आपको एवरेज 5 साल का पीएनएल स्टेटमेंट देखना होता है कि कंपनी 5 साल में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ताकि इससे पता चले कि कंपनी आगे कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है। कंपनी ने 5 साल में अच्छा किया तो कंपनी आगे कैसे काम कर सकती है। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल अपन ये एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कंपनी ने लोन ले रखे हैं और उस पे जो इंटरेस्ट पटाए हैं या जो इंटरेस्ट दिया है या जो अपना ब्याज चुका है, उसका जो अमाउंट है वो सारी यहाँ पे सारा अपन देखते हैं। एंड में हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इट मीन्स कि कंपनी ने अपने सारे खर्चे को निकाल के और अपना प्रॉफिट कितना कमाया। सो यहाँ पे हम एचयूएल के केस में देखते हैं कि यहाँ पे एचयूएल के केस में हम देखते हैं कि कंपनी ने 2019 में 6000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, 2020 में 6700 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 2021 में 8000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 2022 में 8800 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 2023 में 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सो कंपनी अपने प्रॉफिट को तो लगातार बढ़ा रही है। कंपनी पिछले 5 सालों में अपने प्रॉफिट को तो लगातार बढ़ा रही है कंपनी। तो अब इसमें देखेंगे कि 5 साल के कैश फ्लो में क्या कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, लेकिन कंपनी के पास कैश आ रहा है, पैसा रियल में आ रहा है या नहीं, ये हमें पता चलेगा कैश फ्लो से। तो हम कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे, तो इसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, एडजस्टमेंट और चेंज इन एसेट लायबिलिटीज, ये कंप्लीट फ्रॉम ऑपरेशन, ये कैश फ्लो में हमें दिखता है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से कंपनी को कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। सो कंपनी को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से जो भी कंपनी का 8,500 करोड़, 9,092 करोड़, 10,900 400 करोड़, इट मीन 10,500 करोड़, 11,700 करोड़, 13,000 करोड़ का यहाँ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट को यहाँ एडजस्टमेंट और प्रॉफिट ऑपरेशन के देखने के बाद इन दोनों रेशियो के हम कैलकुलेशन करेंगे और इन दोनों रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसके कैश फ्लो को देखेंगे। सो कंपनी अपना कैश फ्लो रेगुलर जनरेट कर रही है, इट मीन्स कि ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट भी बना रही है और अपना कैश फ्लो भी रेगुलर जनरेट कर रही है। सो जब हम देखते हैं कि सीएफओ अपन पैट इसका कैसा है, सो इस कैश फ्लो और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम सीधा एक शॉर्ट कंडीशंस देख सकते हैं। एक टर्म्स होती है सीएफओ अपन पैट। हम इतनी सारी वैल्यू को पढ़ के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहाँ से हम सीधा एक 5 साल की व्यू का सीएफओ अपन पैट होता है। इट मीन्स कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग मार्जिन और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स,
जो है वो 1 के अराउंड है इस कंपनी का कैश फ्लो और सीएफओ ओपन पेट। सो ऐसी कंपनी जिनका सीएफओ ओपन पेट सो ऐसी कंपनी जिनका सीएफओ ओपन पेट 1 से ज़्यादा है, इट मीन्स ये होता है कि कंपनी अपने कैश को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है, अपने कैश से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। सो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जो कि अपने कैश से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो ये कंपनी आपके लिए बेटर है। अगर आप यहाँ इसके हिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा द रेशियो इज हायर देन 1 इज गुड। इट टेल अस दैट कंपनी इज टर्निंग द प्रॉफिट इनटू कैश। मींस की कंपनी प्रॉफिट को कैश में जनरेट कर पा रही है, और ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट को कैश में जनरेट करती है वही इन्वेस्टर को प्रॉफिट कमा के दे सकती है। सो ऐसी कंपनीज का आप इन डेप्थ एनालिसिस इस कोर्स में आप जो हमारी ब्रदर्स क्लासेस आएंगी इन डेप्थ आप इनको अच्छे से अगर स्टडी करेंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है किसी कंपनी का, ये इन डिटेल में जान पाएंगे। सो मैंने आपको बहुत अच्छे से राइट्स इशू क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, और सीएफओ अपन पेट जो एक वैल्यू है जिसको आप शॉर्ट में देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। तो इससे आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का सीएफओ ओपन पेट कैसे, और आप इस कंपनी आपके लिए इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, ये आप इजीली समझ पाएंगे। हम आगे जो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, आरओई और आरओसी, जो हम इसी सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसी कंपनी के रिसर्च के लिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, और कंपनी अपने इन्वेस्टर को या इक्विटी होल्डर को प्रॉफिट बना के दे रही है नहीं, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, वीडियो को बैक करके देखिए, ताकि आपको ये पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आए और आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाए, और आप अपने पैसे का सही से इन्वेस्ट कर पाए और अपना प्रॉफिट जनरेट कर पाए। हम अपने टॉपिक पे आते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि आरओसीई और आरओई क्या होता है। और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए दोनों बहुत अच्छे और बहुत आदर्श पॉइंट साबित हो सकते हैं, और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आरओसीई और सेकंड है हमारा आरओई। सो आरओसीई क्या होता है, यहाँ पे सीई का मतलब है कैपिटल इक्विटी। इट मीन्स कि आपने अपने बिजनेस को करने के लिए, सपोज आप कोई दुकान चला रहे हैं और उस दुकान को करने के लिए एक तो आपने, अगर आपके पास पैसा नहीं है सपोज, या पैसा कम है, तो कुछ तो आपने बैंक से लोन लिया है, प्लस कुछ पैसा आपने अपने दोस्त को अपनी दुकान में हिस्सेदारी देके कुछ पैसा लिया है। तो कैपिटल इक्विटी का मतलब होता है जो पैसा आपने बिजनेस को चलाने के लिए बोरो किया मार्केट से, जो पैसा लिया वो है आपका कैपिटल इक्विटी। अब इसमें आर ओ का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी। मतलब आपने अपने दोस्त से प्लस बैंक से कर्जा लेके या डेट लेके, जिसमें आपको इंटरेस्ट चुकाना है वो कर्जा, प्लस जिसमें आपको अपने बिजनेस की ग्रो पे रिटर्न देना है वो इक्विटी लेके, उस पे टोटल रिटर्न जो जनरेट किया उसको कहते हैं आरओसीई। मतलब कर्जे पे प्लस इक्विटी पे टोटल प्रॉफिट जो जनरेट किया वो हो गया आपको आरओसी। सपोज आपने 100 रुपए का कर्जा लिया, या 100 रुपए आपने रिटर्न और इक्विटी से गेन किया, और उस डेट प्लस इक्विटी से 100 रुपया लेके टोटल उसमें अगर आपने एक साल बिजनेस करके 100 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, तो टोटल आपका आरओसीई हो गया 100 रुपए। इसे कहते हैं आरओसीई। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आरओसीई का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया। लेट्स से एक ये टिप्स इंडस्ट्रीज करके एक कंपनी जो फिल्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, इसका आरओसीई है 88%, और इस पे डेट है 0। इट मींस कि इस कंपनी पे डेट 0 है, इसका आरओसीई है 88%। अब आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। इट मींस कि जो आपके दोस्त ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया था और उस पे जो रिटर्न जनरेट आपने करके उसको दिया है एक साल में, वो हो गया आपका आरओई। तो इस कंपनी पे कर्जा नहीं है, इस पे डेट नहीं है। जिन कंपनीज पे डेट या कर्जा नहीं है उन कंपनीज में सिर्फ हमें आरओई ही देखना है कि हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कितना मिल रहा है, या रिटर्न ऑन इक्विटी क्या। किसी कंपनी पे कर्जा नहीं है, इस पे जीरो डेट है, तो आपको ओनली एंड ओनली अपने आरओई पे फोकस करना है। लेकिन अगर किसी कंपनी में कर्जा है, उस कंपनी ने कर्जा ले रखा है, तो आपको उसके लिए आरओसीईपी देखना है।
अब मैं आरओसीई के लिए भी एक एग्जांपल बता देता हूँ कि किसी कंपनी पे डेट है, इंडिया की कंपनी है, सो इस पे 30 करोड़ का डेट है। अब इस कंडीशन में इसका क्या है, आरओसीई तो बहुत ज्यादा हाई है लेकिन आरओई उसके कंपेयर में कम है। इट मींस अब इसका कैलकुलेशन कैसे, अब जिस जैसे ये कंपनी नेस्ले इंडिया बहुत अच्छी कंपनी, 25,820 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बट इस पे 30 करोड़ का डेट है और इसका आरओई 108% है। इसने भी अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न गेन करके दिया है और इसका आरओसीई 152% है। इट मींस अपना कर्जा चुकाते हुए इसने 162% टोटल रिटर्न जनरेट किया है अपने डेट प्लस इक्विटी पे। अब अगर हम आरओई को कैलकुलेट करते हैं अगर परसेंटेज टर्म में, तो इसके लिए हमें प्रॉफिट ग्रोथ स्टेटमेंट जो पीएनएल स्टेटमेंट है, जो हमारा पीएनएल स्टेटमेंट है उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 908 है, इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को न्यूमिनेटर में रख के और डिनोमिनेटर में तो जो इक्विटी है टोटल बैलेंस शीट पे आप देख सकेंगे या शेयर कैपिटल और टोटल रिजर्व्स का जो ऑप्शन है, तो टोटल शेयर कैपिटल जो इक्विटी से आया हुआ है वो, और ये टोटल इक्विटी शेयर जो टोटल रिजर्व है, इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर में रख के इसको इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको प्रॉफिट के डिनोमिनेटर में रखेंगे और परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आरओई का ये जो परसेंटेज है, आरओई का परसेंटेज 108% आपको मिल जाएगा। अब आरओसीई कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आरओई कैलकुलेट करना तो आपके लिए बहुत इजी हो गया कि आप आरओई के लिए बहुत इजी टर्म्स यूज करेंगे कि आप प्रॉफिट प्लस शेयर कैपिटल जो है उसको उसका परसेंटेज करेंगे ना, तो आपको यहाँ तो आरओई प्राप्त हो जाएगा। बट आरओसीई को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो आरओसीई को कैलकुलेट करने का भी ऐसा ही एक फॉर्मूला है और वो भी बहुत इजी है, ज्यादा कोई क्रिटिकल नहीं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अदरवाइज अपन को सीधा यहाँ दिख रहा है और हमें इन पॉइंट्स पे ही फोकस करना है जो हमारी कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। तो आरओसीई को अगर आपको देखना है तो आरओसीई के लिए अगेन आप पीएनएल स्टेटमेंट पे जाएंगे। अब आरओसीई में क्या है, डेट भी आ गया है। सो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेड है वो पहले ही हमारे आरओई में था कि हमें नेट प्रॉफिट देखना था, वहां पे इंटरेस्ट कवर के उस कंपनी पे कर्जा नहीं था इसलिए हमने नेट प्रॉफिट देखा था। बट इस कंपनी पे कर्जा था और इसने अपना इंटरेस्ट चुकाया है, सो हम लोगों को क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखना है इस कंडीशन में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस बोरोइंग्स जो थी इस कंपनी की, बोरोइंग्स हमें यहाँ नीचे बैलेंस शीट में मिल जाएगी, ये बोरोइंग्स है। तो कंपनी की बोरोइंग्स प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐड करना है और प्रॉफिट को अगेन न्यूमिनेटर में रखना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस बोरोइंग्स को डिनोमिनेटर में रख के इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमें आरओसीई मिल जाएगा। अब तो इस केस में हमें आरओसीई प्राप्त हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं कि डिविडेंड देके भी अब आरओई बढ़ाती है। इस केस में होता क्या है कि कंपनीज कस्टमर को या अपने शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए हाई डिविडेंड पे करती है और अपने आरओई को हाई शो करती है। अब क्या होता है, कंपनी के पास शेयर कैपिटल या फिर जो भी रिजर्व शेयर रिजर्व है उसकी अमाउंट अगर बच उनके पास रहती है, उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में वो अपने रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर करती है और अपने क्लाइंट को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और इस कंडीशन में ऐसी डिविडेंड देके और वो अपने आरओई को बढ़ाती है। So, जिन कंपनी पे कर्जा है और वो हाई डिविडेंड देती है और अपना आरओई को डिविडेंड के कारण हाई शो करती है, तो ऐसी कंपनी को भी आप फर्दर एनालिसिस करके इसमें अपने इन्वेस्टमेंट का व्यू बना सकते हैं। सो अब जो कंपनीज डिविडेंड शो करती है, हाई आरओई बताती है, आरओसीई की जो वैल्यूएशन है सारी मैंने आपको इन डेप्थ डिटेल में समझा दिया है। मैंने इसको एक कोर्स की तरह बहुत डेप्थ में एक पॉइंट इन्वेस्टमेंट के लिए कितना एनालिसिस करना चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए, ये सारा बता दिया है। और फर्दर एनालिसिस करना चाहते हैं आप आगे के, अपन इन वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, अपन बैलेंस शीट को पढ़ने के बारे में सीखेंगे, अपन कंपनी के प्रेजेंटेशन को देखना सीखेंगे ताकि आपको और ज्यादा नॉलेज मिले और आप अपने लिए शेयर पिक करना आसानी से सीख सके। सो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी शेयर बाजार के फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक नॉलेज प्राप्त कर पाए और अपने लिए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।